नमस्कार। दूसरे चरण के चुनावी रण में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। लगातार आज दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर इस समय वोटिंग हो रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 8 लोकसभा सीटों पर इस वक्त चुनाव चल रहा है, इसमें वोटिंग चल रही है। और मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो यूपी में 1 बजे तक 35.73% वोटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की बात की जाए तो अमरोहा में इस समय वोट पड़े हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर मेरठ है। लेकिन आज क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी तक 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे ग्राफ इसका बढ़ रहा है। और उम्मीद की जा रही है शाम जब तक वोटें खत्म होगी तब तक एक वोट प्रतिशत जो है पहले चरण से बेहद उम्दा होने की उम्मीद की जा रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, दूसरे चरण का ये चुनावी रण है और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लगातार सुबह से हम एबीसी न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से चुनाव चल रहा है, किस तरह से वोटिंग पड़ रही है। और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 35.73% 1 बजे तक अभी यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में अभी ये आंकड़ा है। क्या उम्मीद जता रहे हैं शाम तक क्या आंकड़ा हो सकता है? पहले चरण का जो मतदान हमने देखा, क्या उससे ऊपर ये वोट प्रतिशत जाएगा? देखिए, चुनाव आयुक्त का भी मानना है कि इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो बेहतर रहेगा। और जो खबरें लगातार आ रही हैं तो उसमें देखा गया कि तेज धूप के बाद भी जी लोग कतारों में लगे हुए हैं और लोगों में एक उत्साह भी है, काफ़ी वोट डालने का उत्साह भी है। दूसरी ओर जब पहले चरण में मतदान इतना गिर गया तो और उसने 2019 के मुकाबले में भी अपने को गिरा दिया, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों सतर्क हुए। और इस बार जो है व्यवस्था की गई पोलिंग बूथ में पानी की व्यवस्था की गई, टेंट की व्यवस्था की गई, बैठने की व्यवस्था की गई, हवा की, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई। अब पहले क्या होता था कि आदमी धूप में खड़ा लाइन में, अब वो खड़ा है, कोई उसकी देखने सुनने वाला नहीं है। आपकी उन्होंने क्या किया कि टेंट भी लगवा दिए। और इतना ही नहीं किया बल्कि बढ़ करके आगे और एक उत्साहजनक कार्य भी किया। जैसे गौतम बुद्ध नगर जो कमिश्नरेट पुलिस है उसने क्या किया कि कम्युनिस्ट पुलिस ने क्या किया कि पोलिंग बूथ पे पहुंची और वहां पर जो दिव्यांग आ रहे थे उसके द्वारा व्हीलर के जो नहीं होती है गाड़ी, व्हील चेयर के हिसाब से जो आ रहे थे तो उनकी अगुवाई की, उनका स्वागत किया, आइए आइए, और ले करके जा वोट, और वोट डालने के बाद उनका माल्यार्पण भी किया, अभिनंदन किया। तो इस तरीके से एक खुशनुमा माहौल बना। दूसरी चीज प्रतिशत बढ़ने का एक और कारण है जो प्रत्याशिता को लेकर के हुआ। खास तौर से मैं जिक्र करूंगा अमरोहा का और दूसरा मैं जिक्र करूंगा जो हमारी दूसरी सीट है मेरठ। तो अमरोहा में क्या हुआ कि वहां पर मुस्लिम बाहुल, यही एक सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस और जो बसपा दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। और जो कुंवर प्रताप सिंह हैं बीजेपी के, वो पुराने हैं। अच्छा, कुंवर दानिश सिंह जो है कांग्रेस के, वो पिछला चुनाव जीते थे ये बीएसपी से। इस बार जो है उन्हें बीएसपी टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस ने उनको तो दानिश अली जो है फिर से इतिहास रचने को है और वहां पर मुस्लिम वोटों की एक बहुलता भी है। तो इस कारण भी वहां पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरी सीट मेरठ में जहां पर टीवी रामायण के जो प्रमुख राम वो खुद ही मैदान में है, तो जिसके कारण जो है उनके मैदान में होने के कारण भी युवाओं में, खासकर महिलाओं में काफी जोश है और इस कारण वहां पर भी पसंद। इसीलिए देखे नंबर 1 पे अमरोहा और नंबर 2 पे मेरठ है। तो प्रतिशत बढ़ने का एक बड़ा कारण भी यही भी है। अच्छा, यहाँ पर अगर वर्मा जी बात करें, खासतौर से अगर हम दानिश अली की बात कर लें तो जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं,
तो मुस्लिम मतदाता होने की वजह से दानिश अली जो हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि फिर से इतिहास रचेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी देखनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई में तीसरा जो है वो फायदा उठा ले जाए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब दो की लड़ाई होती है तो तीसरा फायदा उठाता है। क्योंकि बसपा ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, चुन चुन के उतारे हैं, अगर बात कर ली जाए गाजियाबाद की, बात कर ली जाए गौतम बुद्ध नगर की, बात कर ली जाए बुलंदशहर की, बात कर ली जाए, या जहां जहां भी कैंडिडेट्स उतारे हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखा है कि कहां पर नाराजगी क्षत्रिय समाज की ज्यादा है बीजेपी से। और इस बार भी उन्होंने यही किया। अमरोहा में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया ताकि जो मुस्लिम जो पक्ष है, जो समर्थक हैं, जो मतदाता हैं, वो थोड़ा सा डिवाइड हो, जिसका फायदा जो है उन्हें पहुंचे, क्योंकि बीजेपी और सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। दूसरी तरफ इसी तरह उन्होंने क्षत्रिय समाज में भी उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि क्षत्रिय समाज लगातार नाराज चल रहा है। और आज भी पश्चिम यूपी की अगर हम बात करें तो पश्चिम यूपी के मेरठ, हापुड़, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर की जो सीटें हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी देखा जाए तो अभी भी क्षत्रिय समाज जो है वो नाराजगी रखे हुए। उसके बावजूद अब समीकरण आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है क्षत्रिय समाज की नाराजगी का फायदा कहीं बसपा ना उठा ले जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। गौतम बुद्ध नगर में जो है महेश शर्मा जो है दोबारा जो है प्रत्याशी बने, दोबारा तीसरी दो बार जीत चुके हैं। और वो एक तरीके से वहाँ जातिगत उलझाव भी हो गया है कि जातिगत उलझाव भी है। तीसरी बात क्या हुआ कि वहाँ पर जो है गौतम बुद्ध नगर का जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज है, इसमें दो राय नहीं। और वो नाराजगी गाजियाबाद में भी है, क्योंकि बीके सिंह 2 बार लड़े और पिछला चुनाव उन्होंने रिकॉर्ड वोट से जीता था। मायावती गौतम बुद्ध नगर में एक छत्री को प्रत्याशी बना देती है और खुल के कहती है, चुनाव सभा में जाती है और मायावती कहती है कि मैंने जो है क्षत्रिय समाज का प्रत्याशी इसलिए उतारा है ताकि बीजेपी यहाँ से हार जाए। तो ये उन्होंने गणित खेली। अब लाभ कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो चुनावी गणित और जो समीकरण है उसके अनुसार तो निश्चित रूप से मायावती जो है दिख रही है कि वो अपने कार्ड खेल रही है। और जब उन्होंने गौतम बुद्ध नगर में तो जब खुल करके कहा कि मैंने क्षत्रिय समाज के कैंडिडेट को इसलिए यहाँ उतारा है ताकि बीजेपी हार जाए, मैंने उनको मालूम है कि क्षत्रिय समाज बुरी तरीके से बीजेपी से नाराज है। अब कितना नुकसान होगा, देखिए जब कोई नाराज होता है तो थोड़ा बहुत नाराज होता है जी, तो उसका असर तो दिखता है। अब वो कितना असर करेगा, खास तौर से भी 2 सीटों पर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद में अतुल गर्ग वैश्य समाज से है, उनका क्या है, लेकिन नाराजगी तो आपको मैं बताऊं कि बागपत सीट पर भी है। बिल्कुल। सत्यपाल के 2 बार जीते थे जी। इस बार वो सीट चली गई उनको रालोद को। और सत्यपाल नाराज चल रहा है। हाँ नहीं, और सत्यपाल वो थे जिन्होंने अजीत सिंह को भी हराया था, बिल्कुल, और जयंत को भी हराया। अब वो सीट चली गई रालोद का, तो बड़े दुखी है। और हुआ क्या कि उनका जो गांव है जिसको बोलते हैं चौपाल, एक उसमें उस वहां पर वोट ही नहीं पड़े। कोई अगर आया तो इक्का दुक्का कोई आया, पसरा रहा सन्नाटा। और वो भी खूब असहज दिखे, दुखी दिखे, दर्द उनका आज दिखाई दिया। और उन्होंने कहा कि भाई ये भी जनता है, धीरे धीरे ये समस्याएं दूर होंगी। तो ये सब है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि दूसरे चरण में तो कम, पहले चरण में तो ज़्यादा दिख रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। अच्छा, अगर हम मथुरा की बात कर लें, सबसे कम वोटिंग प्रतिशत अभी तक रहा है मथुरा का, सबसे नीचे स्तर पर है 8 लोकसभा सीटों पर। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण है, हेमा मालिनी जो है बीजेपी की टिकट पर दोबारा क्या कहें, तीसरी बार अगर हम उनको कहें तो वो यहाँ पर हैं। ऐसे में जो धनगर हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के टिकट पे, इस बार एक नारा जो है मथुरा में खास तौर से चल रहा है, प्रवासी बनाम ब्रजवासी। क्या इसका कुछ फायदा मिलता हुआ दिखेगा? क्योंकि हेमा मालिनी पर कहीं ना कहीं ये आरोप एक तरह से लगता रहा है कि उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बाहरी हैं।
और इस बार धनगर जो है, धनगर ने इसी को थोड़ा भुनाने की कोशिश की है कि वो प्रवासी हैं और मैं ब्रजवासी हूं। तो क्या इसका फायदा कुछ इंडिया गठबंधन के इस प्रत्याशी को मिलेगा? देखिए, इसका जो पहला असर होता है, जब पहला आदमी जब चुनाव लगता है पहली बार जी, तब कुछ दिखाई देता है। अब तो हेमा मालिनी 2 बार वहाँ पर 10 साल हो गए और उन्होंने अपनी पैठ भी बना ली है, मिलती हैं लोगों से, जाती हैं, अपने कार्यक्रमों में भी जाती हैं, ये सब कुछ करती हैं और उनको बीजेपी का पूरा सपोर्ट भी है। अब की जो है मनोज धनखड़ ने बाकायदे ये नारा दिया है सीधे तौर पर कि प्रवासी बनाम ब्रजवासी, वो अपने को ब्रजवासी बता रहे हैं, लेकिन कितना चलेगा इसका भी थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ ठीक है, जैसे नारे में प्रभाव पड़ता है ब्रजवासी, लेकिन चूंकि वो एक एक्ट्रेस है, वो एक वीवीआईपी हॉट सीट की उम्मीदवार है, बीजेपी ने उनको किया है, राष्ट्रीय स्तर की वो एक अच्छी कलाकार है, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा ये थोड़ा विचारणीय बिंदु है। लेकिन लगता नहीं है कि हाँ, जो आप कह रहे वोट प्रतिशत वहाँ जरूर कम हो गया। वोट प्रतिशत इसलिए कम हो गया कि जो कुछ वोट था वो सीधे सीधे हेमा मालिनी को पढ़ने वाला था, वो उनको मिला भी है। और जनता भी सोचती है हेमा मालिनी को ही जीतना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो प्रतिशत रहा। और इसके मन ये भी दिखता है कि मनोज धनखड़ जो उनके वो चल नहीं पाए पूरी तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो प्रवासी और ब्रजवासी वाला है वो ज़्यादा कारगर होता नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरठ की अगर हम बात कर लें, दूसरे पोजीशन पर मेरठ अभी तक है वोटिंग के मामले में, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे अरुण गोविल जो हैं, भगवान राम का उन्होंने कैरेक्टर किया था, वो मैदान में है, चुनावी मैदान में। कहीं ना कहीं जैसा आपने भी कहा डॉक्टर साहब कि वो लगातार इनकी जो छवि बनी हुई है उसकी वजह से, चाहे वो आम जनमानस हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन आखिरकार अभी तक अरुण गोविल जो हैं वो राम के नाम पर बात करते रहे, सनातन धर्म की बात करते रहे, और जब चुनाव बिल्कुल जब आज मतदान है तो वो अभी हमने बीते दिनों में देखा कि वो सीधे जाति पर आ गए। मतलब राम का नाम किनारे करके आखिरकार उन्हें जाति शब्द का इस्तेमाल करना ही पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनको ये शायद क्या महसूस हो गया कि सिर्फ राम के नाम पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमें थोड़ा सा जाति को लाना ही पड़ेगा। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा जी, जो चुनाव है, खास तौर से मैं यूपी की बात करता हूँ, इसे तो पूरे देश की बात है, यूपी हो, बिहार हो, यहाँ जात फैक्टर्स रहता ही है। अब और ऐसा नहीं है कि ये प्रत्याशी करते हो, बल्कि जो टिकट दिए जाते हैं उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जाति समीकरण फिट हो रहा है कि नहीं फिट हो रहा। तो अरुण गोविल गए, वहाँ पर उनको एक सम्मान मिला, उनकी आवभगत हुई, उनके प्रति अच्छा लगा। लेकिन जो वहाँ पर गणित में समाजवादी पार्टी ने दलित से सुनीता वर्मा को उतार दिया, पूर्व मेयर थी, तो उन्होंने कहा कि दलित वोट, मुस्लिम वोट, ये सब मिलकर के एक हो जाएगा। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो अब इन परिस्थितियों में अरुण गोविल को लगा कि और जात का फैक्टर आपको मैं बताऊं जी अनुराग, हमारे यहाँ एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष, और एबीपी में रहे और कई चैनल में रहे जी। तो उन्होंने क्या किया कि बीच में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी ने उनको दिल्ली से टिकट दे दिया। चुनाव मैदान में जब उतरे तो, और जब चुनाव मैदान में उतरे तो वहां पर जाकर के क्या हुआ, पता लगा कि आशुतोष गुप्ता है, क्योंकि उन्होंने भी वहां पर जात का फैक्टर्स प्रस्तुत किया, तो गुप्ता बताया। इसीलिए आपको बतावें, बहुत से लोग हैं जिनके नाम बहुत होते हैं ऐसे, तो वो बताते नहीं साहब मैं ब्राह्मण ही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है वो करती है, तो उनको भी जात का फैक्टर्स लाना पड़ा। हालांकि न लाते तो अच्छा ही होता, क्योंकि माहौल उनके पक्ष में भी है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जातिगत समीकरण में हम उलझ जाएं, तो इसके कारण। लेकिन ये जरूर है कि राम की ये अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल, राम की अग्नि परीक्षा है। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चुनावी रण में, सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधायक बिल्हौर से। विधायक हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक राहुल बच्चा सोनकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका सर।
जिस तरीके से लगातार आज दूसरे चरण का हम ये चुनावी रण दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, जन दर्शकों को बता रहे हैं किस तरह से इस समय जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज की वोटिंग चल रही, कितना प्रतिशत हुआ है। प्रतिशत की अगर देखा जाए और चुनावी समीकरणों को देखा जाए तो पहले फेज से कुछ स्थिति राहुल जी अच्छी दिख रही है इस बार, और उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो शाम को जब चुनाव, आज की वोटिंग जब खत्म होगी तब तक बेहतर हो जाएगा। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बीजेपी के लिए खास तौर से? वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से ज्यादा होना चाहिए, जो कि पिछले फेज में हम लोगों को नहीं देखने को मिला था। उम्मीद यही की जा रही है और लगातार हम लोगों का ये प्रयास भी होता है, कैंपेनिंग के दौरान भी प्रयास होता है और हम लोग भी उसी चीज को प्रेरित करते हैं जो कि हमारा चुनाव आयोग भी करता है कि पहले मतदान फिर जलपान। और इस बात को लगातार हम लोग लंबे समय से प्रचारित करते आ रहे हैं, चूंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो शहरी इलाके होते हैं, पहुंच इलाके होते हैं, उनमें मतदान बहुत कम होता है। और जैसे कि अपने पिछले कानपुर के चुनाव में जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो यही वोटिंग परसेंटेज लगभग 51-52% के पास कुल रहा था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति कुछ और होती है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जाएगी, लोगों को चुनाव में इंटरेस्ट जगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और इसमें जनता की ही भागीदारी अहम होती है, क्योंकि जनता के माध्यम से ही ये सब चुनाव सुनिश्चित होते हैं। तो इसलिए आगे हम लोग उम्मीद यही जताते हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो। अच्छा राहुल जी, जिस तरीके से आज सेकंड फेज में भी हमने देखा, फर्स्ट फेज में भी पीलीभीत और पता नहीं बहुत सारी जगहें थी जहां पर मतदान का बहिष्कार जनता ने किया था। आज भी अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा जैसे इन इलाकों में, जहां पर अमरोहा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी 3 इलाके ऐसे जहां पर बीजेपी विजयी रही है। 7 सीटें पिछले चुनावों में आपके पास थीं और अमरोहा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 सीटों पर आपके ही लोग रहे हैं, आपके ही सांसद रहे हैं। ऐसे में इन जगहों पर मथुरा, बुलंदशहर, बागपत की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जनता ने आज चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको क्या लगता है कहां पर कमी रह गई है? विकास कार्यों को लेकर जनता ने ये बहिष्कार किया? अमूमन ये देखने में आता है कि हम लोग जो है क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र में जो क्षेत्रफल होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का काफी विस्तृत क्षेत्रफल होता है और लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्षेत्रफल और भी ज्यादा विस्तृत हो जाता है। तो कई बार इस बात को लेकर के अक्सर नाराजगी रहती है कि जनप्रतिनिधि का लोगों के बीच में पहुंच नहीं पाना। तो होता क्या है कि अधिकतर क्षेत्रों में हम विकास कार्यों के माध्यम से या किसी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने आपको पहुंचा पाते हैं, लेकिन सीधे उस माध्यम से नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि विधानसभा का क्षेत्र लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी कम होता है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उपस्थिति भी एक कारण रहता है और ये उपस्थिति का कारण किसी एक पार्टी के विधायक या सांसद के साथ नहीं होता, ये तो सभी के साथ संभव है, क्योंकि एक सीमित समय में लंबे क्षेत्रफल का हम लोगों को भ्रमण करना होता है। और विकास कार्य की बात रही तो बड़े विकास कार्य हमारी पार्टी की सरकार में हुए हैं और ये हम सभी लोग देख भी रहे हैं। लगातार उसको पार्टी के रैलियों में और उनके जनसभाओं में प्रचारित और प्रसारित किया जाता रहा है। सरकार की योजनाओं को प्रयास हमारा यही रहता है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया जाए। इसके लिए पार्टी भी तमाम तरह के कार्यक्रम और अभियान लेकर के आती है, जनप्रतिनिधि भी उसमें सहभागिता करते हैं। पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी इन कार्यों में हम लोगों ने तेजी लाने का प्रयास और जाने किया था कि कहाँ कोई से कोई बहुत ज्यादा हल निकलने नहीं वाला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता को इसमें सहभागिता करनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो अपने मतदान का प्रदर्शन तो कम से कम करना ही चाहिए। उसमें कहीं भी मुझे लगता है कि मतदान बहिष्कार से कोई हल नहीं निकलने वाला है। लेकिन राहुल जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्षत्रिय समाज नाराज चल रहा है लगातार और आज भी पश्चिम अगर यूपी की बात करें तो उसकी मेरठ और गौतम बुद्ध नगर और अगर बात करें गाजियाबाद, ये खास सीटें हैं जहां पर क्षत्रिय समाज की नाराजगी देखी जा रही है और खासतौर से इनमें से 2 सीटें मानी जाएंगी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जहां पर थोड़ा बहुत नाराजगी तो आपके लिए है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्षत्रिय समाज की नाराजगी का कुछ असर आपके वोटिंग प्रतिशत पे पड़ेगा या फिर 7 सीटें पिछले चुनावों में आपके हक में थी और एक अमरोहा सीट जो आपके हक में नहीं थी वो भी शायद 8 सीटें आपके पास आएंगी? प्रयास तो हमारा यही है, हम तो 80 में 80 का दावा लेकर के चले थे प्रदेश में और उस हिसाब से हमारा चुनाव भी कैंपेनिंग के माध्यम से चल रहा है और सरकार के कार्यों को लेकर के जनप्रतिनिधि मैदान में है, प्रत्याशी मैदान में है। तो
वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ भाजपा की विजय का भी दावा हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और कहीं लगता है कि कोई नाराजगी है किसी समाज की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़े स्तर तक कोई ऐसा होगा। कुछ लोगों तक ये हो सकता है कि कोई राजनीतिक कारण भी हो इसका नाराजगी दिखाने का ज्यादा प्रयास जी। किया जा रहा हो, लेकिन नाराजगी मुझे नहीं लगता है। मैं भी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करता हूं, तो अन्य जगहों का भी विश्लेषण किया है, बातचीत होती है, तो ऐसा कोई विशेष नाराजगी नहीं है। कुछ चीजें प्रदर्शित की जा रही हैं, तो मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, चर्चाओं में एक बार फिर हम सब आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां विधायक, आपको बता दें कि बुलंदशहर में भी मतदान का इसमें बहिष्कार हुआ है। मामला तूल पकड़ने के बाद बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह पहुंचे हैं। मौके पर पहुंचकर लोगों को मनाने में जुटे हुए विधायक। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई लोगों और विधायक के बीच जमकर हुई नोकझोंक। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्थानीय लोगों का कहना, मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हो, नहीं तो गांव के प्रधान बनने तक के लायक भी नहीं तुम। इतनी बड़ी बात कह दी है वहां पे लोगों ने। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गांव सुलेला में लोगों ने मतदान का कर दिया है बहिष्कार। विधायक और सांसद से नाराज होकर चुनाव का बहिष्कार किया गया। 12 बजे तक महज एक वोट डाला गया है। मामला तूल पकड़ने के बाद पहुंचे बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह, जहां मौके पर पहुंचकर लोगों को मनाने में जुटे विधायक। वहीं लोगों की नाराजगी इस कदर की, विधायक के साथ साथ लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई है। स्थानीय लोगों ने यहां तक कह दिया विधायक से, मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हो, नहीं तो गांव के प्रधान बनने के लायक भी नहीं तुम। तो इस वक्त यह बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां गांव सुलेला में लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। विधायक और सांसद से नाराज होकर चुनाव का किया गया बहिष्कार। 12 बजे तक सिर्फ एक वोट डाला गया। मामला तूल पकड़ने के बाद पहुंचे बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह, जहां लोगों के बीच और विधायक के बीच में हुई नोक-झोंक। तो आपको बता दें, बुलंदशहर में यह नोक-झोंक हुई है, मतदान का बहिष्कार किया। स्थानीय लोगों ने विधायक से यहां तक कह दिया कि मोदी जी के नाम पर आपको वोट दे रहे हैं, वोट ले रहे हो, नहीं तो गांव के प्रधान तक बनने के लायक नहीं। तो बुलंदशहर से इस वक्त यह बड़ी खबर, जहां गांव सुलेला में लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जहां पर लोग नजर आए। लोगों की नाराजगी सुबह से देखने को मिल रही है। अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा में लगातार लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। एक और गांव बुलंदशहर का, जहां पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मौके पर पहुंचकर विधायक देवेंद्र मनाने में जुटे, लेकिन लोगों की नाराजगी इस कदर कि स्थानीय लोगों ने विधायक तक से कह दिया, मोदी जी के नाम पर आप वोट ले रहे हो, नहीं तो गांव के प्रधान बनने के लायक भी नहीं है आप। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां गांव सुलेला में लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। बारह बजे तक सिर्फ एक वोट डाला गया। मामला तूल पकड़ने के बाद पहुंचे बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह। लोगों और विधायक के बीच हुई जमकर नोकझोंक। मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हो, स्थानीय लोगों की नाराजगी इस कदर देखने को मिली, जहां उन्होंने विधायक से कह दिया कि मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, वरना गांव के प्रधान बनने तक के आप लायक नहीं। तो बुलंदशहर से इस वक्त यह बड़ी खबर, जहां विधायक और सांसद से नाराज होकर चुनाव का लोगों ने किया बहिष्कार। 12 बजे तक महज एक वोट डाला गया। मौके पर पहुंचकर लोगों को मनाने में जुटे विधायक। वहीं लोगों और विधायक के बीच जमकर हुई नोकझोंक। मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हो, वरना प्रधान बनने के लायक तक नहीं, ऐसा स्थानीय लोगों ने वहां विधायक से कहा। तो आपको बता दें कि लगातार आज दूसरे चरण के चुनावों में बहिष्कार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सुबह से अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा में ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं सुबह से, जहां पर लोगों ने विकास कार्यों के चलते मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं एक और तस्वीर बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया।
और उसी जगह जब बीजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह पहुंचे हैं लोगों को मनाने के लिए, तो तीखी बहस और नोकझोंक हुई है लोगों की विधायक से, और यहां तक कह दिया विधायक को लोगों ने नोकझोंक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपको वोट दे रहे हैं, नहीं तो आप गांव के प्रधान बनने तक के लायक नहीं हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बुलंदशहर से। हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन किसके सामने है। मथुरा से बीजेपी के हेमा मालिनी के सामने सपा के मुकेश धनगर और बीएसपी से सुरेश सिंह मैदान में हैं, जहां अलीगढ़ में बीजेपी से सतीश गौतम, सपा से विजेंद्र सिंह और हितेंद्र कुमार बसपा से इस समय चुनावी मैदान में। वहीं बुलंदशहर से भोला सिंह बीजेपी के टिकट पर और सपा से शिवराम वाल्मीकि, गिरीश चंद्र बसपा से चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी से महेश शर्मा एक बार फिर चुनावी मैदान में, सपा से महेंद्र नागर और बसपा से राजेंद्र सोलंकी मैदान में। वहीं अमरोहा की बात करें तो कंवर सिंह तंवर बीजेपी के टिकट से और वहीं दानिश अली कांग्रेस के टिकट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मुजाहिद हुसैन बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। मेरठ से अरुण गोविल बीजेपी के टिकट पर और सपा से सुनीता वर्मा और बसपा से देवव्रत त्यागी चुनावी मैदान में। वहीं बागपत की बात करें तो राजकुमार सांगवान बीजेपी के कैंडिडेट हैं और सपा से अमरपाल शर्मा, वहीं बीएसपी से प्रवीण बंसल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं गाजियाबाद से अतुल गर्ग बीजेपी के टिकट पर तो डॉली शर्मा हैं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी और नंद किशोर पुंडीर बसपा के प्रत्याशी के तौर पर। तो यूपी के 8 सीटों पर द्वितीय चरण का मतदान, जहां मथुरा में मतदाताओं की संख्या पर नजर डाल लेते हैं। पुरुष मतदाता 9.3 लाख के लगभग और महिला मतदाता 7 लाख के लगभग, कुल मिलाकर 17 लाख मतदाता हैं। वहीं अलीगढ़ में पुरुषों की संख्या 14,70,644 और महिला मतदाताओं की संख्या 12,88,435, लगभग 27.64 लाख मतदाता। बुलंदशहर में 9 लाख के लगभग पुरुष मतदाता हैं, तो महिला मतदाताओं की संख्या 8 लाख, कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 17 लाख के करीब है बुलंदशहर में। वहीं गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 14 लाख, 1.5 लाख के लगभग महिला मतदाता और कुल 26 लाख के लगभग मतदाता हैं गौतम बुद्ध नगर में। वहीं अमरोहा की अगर बात करें तो 8,29,446 पुरुष और 7,14,796 महिला मतदाता, लगभग 16 लाख के करीब कुल मतदाताओं की संख्या। तो द्वितीय चरण के चुनावी रण में एक बार फिर से चर्चा में हम आपके साथ जुड़ते हैं, जहां चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जहां से बिल्हौर विधानसभा से हमारे साथ विधायक राहुल बच्चा सोनकर बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। साथ में हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं द्वितीय चरण के इस महारण की। तो शुरुआत हम कर लेते हैं अनूप वाजपेयी जी, आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से आंकड़े चल रहे हैं इस वक्त और 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं, 35.73% वोटिंग अभी तक वहाँ पे देखा जाए हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग की बात की जाए तो अमरोहा सबसे टॉप पर है, 40% के आसपास वहाँ पर वोटिंग हुई है। क्या समीकरण अनूप जी आप देख रहे हैं कि क्या प्रथम चरण से बेहतर तरीके से इस बार प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा और इसका फ़ायदा क्या बीजेपी के झोली में जाएगा या इंडिया गठबंधन की? हाँ देखिए, अभी तो 3 बजा है, 1 बजे तक के आंकड़े आए हैं जी। पिछले को कंपैरिजन करें अगर पिछली बार को, तो निश्चित तौर पे कुछ बढ़ोतरी है इस बार मतदान में जी। जो मेहनत की है चुनाव आयोग ने, जो मेहनत की है प्रशासन ने, जो मेहनत की है पार्टियों ने मतदाताओं को निकालने के लिए, तो उसका तो असर दिख रहा है। शाम मेरे समझ में आते आते 62 से 65 के आसपास हो जाना चाहिए। अगर ये प्रतिशत गेन कर लेता है उत्तर प्रदेश तो एक सम्मानजनक स्कोर होगा। अब जहाँ तक सवाल है, ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है ये किसके फेवर में जाएगा? तो नॉर्मली देखिए, अभी तक जो 14 और 19 का चुनाव और इस बीच में 2 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो देखे हैं,
उसमें माना यही जाता था कि जब प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी के पक्ष में जाता है जी। अभी तक का जो ये रिकॉर्ड रहा। अब पिछली बार जब प्रतिशत कम हुआ तो बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू किया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता बदलाव नहीं चाहती है, जो है उसी को रिटेन रखना चाहती है, इसलिए ये मतदान प्रतिशत कम हुआ। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के लिए ये एक तनाव का विषय था कम मतदान, और बीजेपी के लोगों ने ही दौड़ भाग करके कैसे भी, चुनाव आयोग ने भी इसमें काफ़ी मेहनत की और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की स्थिति में आए हैं। अब असली चीज़ ये है कि अभी तो दूसरा चरण है, अब जो चरण आने वाले हैं वो बेहद जिसको बहुत ज़बरदस्त गर्मी के बीच में आएंगे। वो समय देखना होगा कि इसमें चुनाव आयोग और जिला प्रशासन, जो कि वास्तव में आयोग के अंडर में ही अब काम कर रहा है, इसको ऐसे सुविधाएं देनी पड़ेंगी मतदान कर्मियों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी, कि वो इस तपती गर्मी में मतदान को सफलतापूर्वक करा पाए और मतदाता वहां तक पहुंच पाए। पहुंचे तो वहां पर ऐसे शेड्स लगे हों, टेंट लगे हों कि वो छा उसको मिल जाए, पानी मिलता रहे, इसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अब जो चुनाव होने हैं, जो 5 चरण बचे हैं, ये बहुत भयंकर गर्मी में चुनाव होने वाले हैं। अच्छा अनूप जी, इस बीच में जिस तरीके से प्रथम चरण में देखा, पश्चिमी जो सीटें रही हैं यूपी की विधानसभा, जो लोकसभा सीटें हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज दिखा है। और ख़ास तौर से अब अगर हम इस दूसरे चरण की बात करें तो गन्ना और किसान जो हैं, ज़मीन की बात करें अगर हम, तो किसानों के क्षेत्र में भी चुनाव की बात की जा रही है। और इस बार रालोद जो है, जयंत चौधरी जो हैं, वो सीधे तौर पर खुद चुनाव में नहीं हैं और लगातार वो बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। ऐसे में ये जो नल और कमल, इसका जो संयोग है, क्या वो कुछ रंग दिखा पाएगा? देखिए, जाटलैंड में, जाटलैंड कहा ही जाता है क्योंकि वहाँ जाट मतदाता बहुत है और जाटों के नेता माने गए हैं चरण सिंह जी। उन्हीं के पौत्र हैं जयंत चौधरी। अब वो खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये तो एक खोज का विषय है। अब इसका ये भी कारण हो सकता है कि उनको सीटें बहुत कम दी बीजेपी ने, जो आपस में जो पैक्ट हुआ उस पैक्ट में राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में कम सीटें आई हैं जी। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर शायद वही है जिससे अखिलेश यादव बचना चाहते थे कि चुनाव ना लड़ें और हम अपनी पॉलिटिक्स फिलहाल विद इन उत्तर प्रदेश ही रखें, नेशनल लेवल पर जाने का विचार त्याग दें। लेकिन वो प्रेशर अखिलेश यादव नहीं झेल पाए, उन्हें अल्टीमेटली कन्नौज से पर्चा भरना ही पड़ा। हो सकता है उस मानसिकता के तहत जयंत चौधरी को, दोनों का बड़ा अच्छा साथ रहा है हमेशा जी। हो सकता है कि कुछ केमिस्ट्री दोनों की या एक सोच एक जैसी है, उस सोच से बचते हुए जयंत चौधरी ने अपने को विड्रॉ किया और बागपत जो उनकी पैतृक सीट है वहां से उन्होंने अपना किसी दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया। नहीं, लेकिन ये तो कहते रहे हैं जयंत चौधरी कि वहां पर यानी समाजवादी पार्टी के साथ उनका मन नहीं लग रहा था और उन्होंने आज भी कहा है कि मन नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं थी। मेरा कहने का मतलब था कि सोच एक जैसी जी। दोनों की। अखिलेश यादव भी बचते नजर आ रहे थे कि न लड़ना पड़े चुनाव, उसके पीछे उनकी मतलब क्या सोच है ये खुद वो अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन हम लोग जो कयास लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि वो सीधे फाइट में नहीं आना चाहते थे, अपने को खतरे में नहीं डालना चाहते थे या अपने को यूपी तक ही सीमित रखना चाहते थे। शायद जयंत चौधरी भी इसी सोच के तहत चुनाव में नहीं लड़े, सीधे मोर्चे पे नहीं आए। अच्छा मोहित जी, जब बात हम कर रहे हैं अमरोहा की, तो अमरोहा सीट एक ऐसी है जो बीजेपी के खाते में पिछली बार भी नहीं रही है और पिछली बार सपा और बसपा का जो गठबंधन था उसमें कुंवर दानिश अली जो वहाँ पर हैं कैंडिडेट थे और उन्होंने भारी भरकम एक जीत हासिल की थी। इस बार वो आपके कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और इस बार चुनावी मैदान में, और अभी तक का जो आंकड़ा है 1 बजे तक का, उसमें सबसे टॉप पर अगर बात करें तो अमरोहा ही चल रहा है। 40% के आसपास वहाँ पर वोटिंग हुई है। इस बार भी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि दानिश अली तो साफ कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं और हमारी जीत होगी, आपको भी लगता है कि इस बार जो 7 सीटें, यानी अमरोहा के साथ साथ 7 सीटें जो बाकी थी जो बीजेपी के खाते में थी, इस बार क्या बीजेपी को वहाँ पर आप हिला पाएंगे? देखिए, आपको पैटर्न से समझना पड़ेगा। जैसे अमरोहा का आपने उदाहरण दिया, अमरोहा सीट पिछली बार गठबंधन ने जो भी गठबंधन रहा, मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी वो सीट,
तो और वहीं पर ही सबसे ज़्यादा मतदान हो रहा। आज का सिनेरियो देखना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं, जब आप मत प्रतिशत कम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पिछली बार भी 2019 में 62% वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत देते रहे, तो वो 62% लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत देते रहे। आज उदासीन वोटर, जैसे आपने बुलंदशहर का उदाहरण दिया, और कहीं ना कहीं कई जातियों में, कई समुदायों में जो भारतीय जनता पार्टी का घोर प्रशंसक रहे हैं, उन्होंने लगातार 10 साल अपनी उपेक्षा झेली। उनके मंत्री या उनके विधायक या उनके सांसद उस काबिल नहीं रहे, केवल एक चेहरे के इर्द गिर्द उन्होंने अपने भारत की राजनीति को परिदृश्य में देखा और उस चेहरे के आधार पर वोट देते रहे। लेकिन जब वो चेहरा भी लगातार, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, जाटों की बात करूंगा तो चाहे किसानों को लेकर के बड़ी भारी संख्या में रहते हैं, जाटों की जो बेटियां रही उनके साथ अन्याय होता देखा, तो जब उन्होंने अपने को ठगा पाया, उन्होंने देखा पूरे देश की सीन बता रहा हूँ, केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य, तो आज कहीं ना कहीं आज पूरी बात हो जाने नहीं, आपको रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है सामने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें शाहजहांपुर से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा हो गया खारिज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें शाहजहांपुर से, 2 दिन पहले राजेश कश्यप ने भरा था पर्चा, तो शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा हो गया है खारिज। इस वक्त ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजेश कश्यप। अब सपा से ज्योत्सना गोंड होंगी प्रत्याशी, इस वक्त ये बड़ी खबर। यहां 2 दिन पहले राजेश कश्यप ने भरा था पर्चा, शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा हो गया खारिज। अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजेश कश्यप, तो वहीं सपा से ज्योत्सना गोंड होंगी प्रत्याशी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें शाहजहांपुर से, जहां सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा हो गया है खारिज। तो रुक करते हैं चर्चा की तरफ। मोहित, जिस तरीके से हमने आपसे सवाल किया और अभी बीच में आपने खबर देखी, क्या लगता है किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि देखिए सपा प्रत्याशियों की इंडिया गठबंधन में आपके सहयोगी पार्टी है, और शाहजहांपुर से जो सपा के प्रत्याशी राजेश कश्यप, उनका पर्चा खारिज हो गया, और दूसरी तरफ वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, पहले तो बात पूरी कर लूं। जी तो पहले मैं जो पैटर्न समझ रहा हूं, आप देखिए जैसे आपने अमरोहा का उदाहरण दिया, वहां सबसे ज्यादा, तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी है वहां तो मत प्रतिशत बढ़ रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 38% उनको मत करके आए थे, कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं ये सरकार नाकाबिल है, ये व्यक्ति जिसके चेहरे पर हम सांसद विधायक जिताते रहे वो कहीं ना कहीं हमारी बातों को बिल्कुल इग्नोर करते रहे, तो आज वो उदासीन हुए हैं या तो विरोध में जाकर के मत कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझको वो पैटर्न समझ में आ रहा था, और ये तो बिल्कुल मतलब पराकाष्ठा हो गई है। अभी आप खजुराहो का उदाहरण देखा था, ये अभी आप शाहजहांपुर का उदाहरण लेके आए, इससे पहले सूरत में भी देखा। तो इसी बात की तो लड़ाई चल रही है कि आप किस तरीके से लोगों का हृदय परिवर्तन करा देते हैं एक रात के अंदर, किन कारणों से करा देते हैं। जो व्यक्ति किसी पार्टी पे निष्ठा के साथ सालों साल सेवा करता है, अचानक ऐसी चीज आ जाती है कि वो जाकर के हृदय परिवर्तन कर लेता है, तो ये चीजें देखने की हम आपके बीच के डिस्कोर्स नहीं है, ये पूरी जनता के बीच में आज डिस्कोर्स है। जनता जानना चाह रही है कि बड़े बड़े चेहरे जो पार्टी के साथ प्रतिष्ठा के साथ लगे रहते थे वो आज एकाएक क्यों बदल रहे हैं। तो जनता के अंदर शंका होती जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं जो देश चलाने के लिए बनाई गई हैं उनका दुरुपयोग करते हुए देश को कहीं ना कहीं देश का मूलभूत संरचना बिगाड़ने के लिए प्रयासरत है। चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरीके देखा जाए, हम कहीं ना कहीं उनकी जो कार्रवाई देखते हैं वो भी आज निष्पक्ष नहीं दिख रही है। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयां भी लगातार चर्चाओं में रहती है कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से लगातार वैसी बातें करते हैं जो देश को कहीं ना कहीं ताना बाना को तोड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं वो हेट स्पीच की कहीं श्रेणी में आती है, उस तरीके की बातें बोली जा रही है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जनता के डिस्कोर्स में चला गया। जनता आज कहीं ना कहीं उसका आकलन कर रही है, और मत प्रतिशत उसी को है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वो कहीं ना कहीं अपने जो बात थी, जो चीजें लेकर के आगे बढ़ रही थी 2014 से नहीं होते देख रही, तो पीछे हट रही है, और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एकत्रित हो गया है, एक संरचना मिल गई है उसको कहीं ना कहीं इंडिया के रूप में, तो वो मत देने जा रहा है। वो जो 62% बटा हुआ मत होता था, कहीं इस दल में कहीं उस दल में, आज उसको एक संरचना मिली है इंडिया गठबंधन बनने के बाद, तो वो जाकर के वोट कर रहा है। राहुल जी,
राहुल बच्चा सुनकर जी हमारे साथ है। राहुल जी, देखा जाए तो मोहित जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। अभी शाहजहांपुर की अभी अभी बिल्कुल खबर सामने आई है कि जहां पर सपा प्रत्याशी का पर्चा जो है खारिज हुआ और खारिज होते ही वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा क्या हो रहा है, ये मोहित जी का सवाल है कांग्रेस की तरफ से। ये ऐसा क्या है बीजेपी में कि हृदय परिवर्तन हो रहा है? किस तरह का मैनिपुलेट किया जा रहा है चीजों को, किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है दूसरे दलों पर? राहुल जी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ये हमारी पार्टियों में नहीं है, और तो ये तो समय के साथ लगातार हर दल में चला आ रहा है। जी। लोग दल बदलने के लिए स्वतंत्र है, और जिसका मन जब करेगा तो वो किसी न किसी दल को ज्वाइन करेगा। निश्चित रूप से इससे भाजपा की, हमारे सरकार की कार्यप्रणाली पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से कार्य किया है, 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, उसके बाद 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में यही अन्य पार्टियां चिल्ला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में कोई कार्य नहीं किया तो प्रदेश में क्या करेंगे। तब भी प्रश्न चिन्ह लगा था और लगातार प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ है। और कहीं ना कहीं अगर लगता है कि कोई प्रत्याशी से नाराजगी है तो निश्चित रूप से उसको समय देना चाहिए। 5 साल के अधिक समय अगर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। राहुल जी, लेकिन राहुल जी अभी जो खबर बुलंदशहर से सामने आई है, राहुल जी अभी जो बुलंदशहर से खबर सामने आई है जहां पर जनता ने मतदान का बहिष्कार किया है, अभी दोपहर 1 बजे तक वहां पर सिर्फ महज 1 वोट पड़ा है, और उसमें भी जनता जो है, जनता नाराज है विकास कार्यों को लेकर। वहां विधायक जब पहुंचे हैं तो विधायक के 2 टूक जनता ने नोकझोंक करते हुए साफ कह दिया कि पीएम मोदी के चेहरे पर आप वोट ले रहे हैं, अदरवाइज आप जो हैं वो ग्राम प्रधान बनने तक की हैसियत नहीं रखते हैं, आप उसके लायक तक नहीं। इस तरह की भाषा शैली जनता इस्तेमाल कर रही है। इससे आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि के अंदर कमी है, या फिर जो बीजेपी जिनको टिकट दे रही है वो टिकट सिर्फ ये हो रहा है कि आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए, आपको जिताने के लिए मोदी जी का चेहरा तो काफी, आपके अपनी व्यक्तिगत कोई पहचान होने जरूरी नहीं है? बात तो कहीं हद तक सही है, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा इसमें जनता की नाराजगी से मुझे लगता है कि कहीं कुछ प्लान भी हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है कि जो मतदान के लिए कहीं ना कहीं बहिष्कार के लिए प्रेरित कर रही हूँ, और लगातार प्रयास किया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको मतदान स्तर तक जाना ही है और मतदान अगर नहीं करना है तो दूसरे तरीके से आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मतदान का बहिष्कार करना ये अनुचित है। और नहीं, लेकिन ये आप मानते हैं क्या राहुल जी, लेकिन आप ये मानते हैं क्या, जैसा आपने कहा ना, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि ये बात सही है कि आज की डेट में, अगर आज की तारीख की बात करें तो बीजेपी के टिकट पर आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, केवल मोदी और योगी के चेहरे पे वो जीत जाएगा, भले उसमें उसकी जनता के लिए, जनता के बीच में काम किया हो या ना किया हो। काम निश्चित रूप से सरकार का ही होता है, और हमारी जो विकास निधि होती है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं कि वो प्रत्येक ग्राम क्षेत्र तक पहुंचे, प्रत्येक मजरे तक पहुंचे। वो विकास कार्य, जो बड़े कार्य होते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किए जा रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी लागू किया जा रहा है, उनको भी मैंने आपसे पहले भी बताया था कि धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अभी हमारे रिकॉर्ड्स को देख लें तो हमारे प्रधानमंत्री आवास में भी लगातार बजट में वृद्धि की गई है, स्वास्थ्य के भी बजट में लगातार वृद्धि की गई है, और लगातार हम जनप्रतिनिधि मिल करके, क्षेत्र में रह करके उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जो समस्याएं जनता के बीच में कई प्रयासों के बाद भी उनको हम कम नहीं कर पाए हैं या लगातार बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी नहीं है कि अगर मतदान का बहिष्कार करने की नौबत आ जाए। मुझे लगता है कि मतदान निश्चित रूप से हम सभी को करना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपकी भूमिका तय होगी, और तभी इस देश का लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा। हम किसी के दबाव में या प्रभाव में आकर के कोई काम नहीं करते, ना इस देश की जनता, ना प्रदेश की जनता करती है। जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, जो भी उन्होंने राष्ट्रीय और भारत के मुद्दों पर काम किया है, हमारे प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, हर मुद्दे पर काम किया है, मुझे लगता है कि उनको देखते हुए जनता को निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी हर पार्टी के साथ होती है, हमारी पार्टी के साथ भी होगी, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि मतदान का बहिष्कार किया जाए। लगता है कि मतदान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। अनूप जी,
मतदान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन जनता जब विकास कार्य नहीं होते हैं, जनता अपना गुस्सा इस तरीके से चुनावों को एक तरफ साधने की कोशिश करती है कि चुनाव जब आएगा, मतदान का समय आएगा, तब अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। क्या जनता का ये जो कदम है, जैसा अभी आपने देखा बुलंदशहर में जो हुआ, और सीधा दो टूक जवाब विधायक को दे दिया गया, और कहीं ना कहीं राहुल बच्चा सोनकर जी ने भी ये कहा है कि हाँ ऐसा होता है कि जो सरकार काम करती है, हमारे पास लिमिटेड होता है, हमारे पास कार्य क्षेत्र जो हमारा है, जो दायरा है, लोकसभा क्षेत्र जो बहुत बड़ा है, कई जगह योजनाएं नहीं पहुंच पाती। क्या आप इन चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं कि एक जनप्रतिनिधि होकर अगर आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कर रहे हैं और फिर जनता से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वोट दे, तो क्या ये सही है? देखिए, राहुल बच्चा सोनकर जी जो कह रहे हैं बात सही है कि कभी कभी बड़े क्षेत्र होते हैं और सीमित जो इनको रकम मिलती है विकास के लिए, उन बड़े क्षेत्रों के लिए बहुत जीरा जैसी साबित होती है। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि सांसद विधायक सब मिलकर चीज़ों को समझ। असली बात यह है कि आपका पब्लिक कनेक्ट, अगर पब्लिक कनेक्ट नहीं है तब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पर जो बुलंदशहर से लग रहा है कि जो वहाँ के विधायक जी थे, जिन्हें इतना कड़ा सुनना पड़ा कि तुम प्रधान लायक नहीं हो, ये तो मोदी जी के चेहरे पे दिया वोट, तो इसका मतलब यही है कि उनका पब्लिक कनेक्ट नहीं था। देखिए, आप काम करें ना करें, आप मतलब ये भावना तो कम से कम अपनी पहुंचा सकते हैं कि हमारी क्या मजबूरियां, हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम लगे हैं, कर रहे हैं, लोगों से मिलते रहें, लोगों के पास जाते रहें, समस्याएं सुनते रहें, तो शायद इतना बड़ा रिपरकशन सामने नहीं आएगा जितना ये चुनाव के मतलब बहिष्कार को लेकर। अब बोलते हैं 1 बजे तक सिर्फ 1 वोट पड़ा, तो बहुत शर्मनाक बात है, बहुत खराब बात है। अच्छा, जब बात हम चुनावों की कर रहे हैं तो कन्नौज सीट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव ने आखिरी एक कहते हैं ना कि आखिरी दांव खेल दिया, अचानक से अपना नाम उन्होंने नामांकन कर दिया है। सिर्फ यादव परिवार की जब हम बात करते हैं तो यादव परिवार में हम ये देख रहे हैं कि जनता जो है, जो यहाँ समर्थक है, सपा के समर्थक हैं, वो खुद सपा प्रमुख के फैसलों पर कहीं ना कहीं कमियां निकाल रही है और उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। जो सपा के समर्थक और जनता है, चाहे वो आप देख लीजिए उठाकर जहां शिवपाल यादव को पहले खड़ा करने वाले थे, फिर उनके बेटे को आदित्य यादव को उतारना पड़ा, इधर कन्नौज में तेज प्रताप को हटा के तुरंत ही इनको खुद उतारना पड़ा। ऐसे में अगर हम इसको जोड़ते हुए इनके जो साथी हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वायनाड से निकलने के बाद अमेठी तक का सफर जो है, क्या राहुल गांधी भी इसी तरीके से और प्रियंका गांधी भी इसी तरीके से उतरेंगे? बिल्कुल। आपका जो कयास है वो बड़ा अप्रोप्रिएट है। अखिलेश यादव के कदम को देखकर लग रहा है, और जैसा भी एक मतलब एक मर्मरिंग है अंदर कि शायद प्रियंका और राहुल भी आएंगे अमेठी और रायबरेली से अल्टीमेटली लड़ने। और अब ये चौंकाने वाला डिसीजन है या दबाव में आकर लड़ने का डिसीजन है, या जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है कि चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी के लोग, आओ लड़के दिखाओ, आओ लड़के दिखाओ, उस चैलेंज में कहीं ये अटक गए हैं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये हुआ नहीं है। अब जब ये अखिलेश यादव वाला तो क्लियर हो गया कि भाई अल्टीमेटली उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपने किसी फैमिली मेम्बर को लड़ा के वहाँ के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि हम बाकी प्रदेश का चुनाव भी देख सकें, लेकिन वहाँ उनकी नहीं चलने पाई। वहाँ कन्नौज के कार्यकर्ताओं की जिद थी कि नहीं लड़ो तो आप ही लड़ो, उनको लड़ना पड़ा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या सीन बनता है रायबरेली और अमेठी में। लेकिन हाँ, आपका ये अनुमान जो है बड़ा अप्रोप्रिएट है कि इस बात की संभावना लग रही है कि वायनाड आज निपट जाएगा। हो सकता है इसके बाद अचानक ये दो मतलब क्या कहते हैं जो रॉकेट हैं वो दागे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन। नहीं, लेकिन जिस तरीके से इस समय अनूप जी देखा जाए तो ये पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स। अभी तक होता था कि जो पार्टी के अंदर के जो नेता होते थे वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते थे, अब समर्थकों का प्रेशर पॉलिटिक्स आ गया है। ये अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। और ये लक्षण चूंकि ये लोग सत्ता में नहीं है और काफी दिनों से सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो ये कार्यकर्ता इन पर प्रेशर बना पा रहा है। और ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं कि आप भाई जो दरी उठाता है, जो आपके लिए दिन भर काम करता है, अभी देखिए कितनी गर्मी में बस्ते लगेंगे, कार्यकर्ता बेचारे दौड़ दौड़ के बुला के लाएंगे लोगों को कि चलो वोट दो चल के। वोट देने के बाद उनको पानी की बोतलें, पाउचेस पकड़ाते हैं, किसी भी तरह से करके जैसे तैसे करके
जिसको कनपुरिया लैंग्वेज में कहते हैं मक्खन लगा के लेकर आना, सर लेकर आते हैं। तो ये सब ये कार्यकर्ता ही तो करते हैं, नेता तो ठंडे कमरे में बैठा होता है, या फिर जो लड़ रहा होता है वो भी स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों में एसी चला के बैठ के इधर पूरे शहर का चक्कर लगाता है। धूप में और धूल में तो वो कार्यकर्ता ही रहता है। तो अगर कार्यकर्ता का इतना प्रेशर है तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत अच्छी शुभ संकेत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है, कहते हैं ना, आम जनमानस और आम कार्यकर्ता का जो जुड़ाव है वो लोकतंत्र के महापर्व में होना और उनका दखल होना बहुत जरूरी है। फिलहाल दूसरे चरण के महारण में अभी फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से अल्प विराम के लिए, कहीं जाइएगा नहीं।